नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कैबिनेट पेव्स वे फॉर रेजिंग एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 74%। फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी ने कुछ मेजर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को अनाउंस किया, जिसमें यह बोला गया है कि यूनियन कैबिनेट ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है जिसके थ्रू इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड किया जाएगा और यह बोला जाएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में जो कि अभी के लिए 49% है वो 74% होगी। यानी पहले एक कंपनी जो कि इंडिया बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है उसमें फॉरेन ओनरशिप मैक्सिमम 49% की हो सकती थी, अब वो मैक्सिमम 74% की हो जाएगी। इस चेंज को लागू करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में जो कि एक्ट को अमेंड करेगा। कौन से एक्ट को? इंश्योरेंस एक्ट 1938 को। और मोस्ट प्रॉब्ली जो अभी का बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसी में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है भाई, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही इंश्योरेंस सेक्टर में, ये क्या करेगा? ये इंप्रूव करेगा कैपिटल अवेलेबिलिटी को और सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर भाई इस एफडीआई लिमिट हाइक से क्या होगा कि ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, इसमें कुछ लंबे समय के लिए ड्यूरेबल फंड्स आ पाएंगे। ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म एसेट्स बना पाएगी, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर पाएगी। खासकर पैंडेमिक के बाद तो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये इनहैंस्ड जो इंश्योरेंस की एफडीआई है ये मदद कर सकती है। फिर भाई जब ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए जा सकते हैं लोगों को अफोर्डेबल प्राइस से। अभी के लिए देखा जाए तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में 3.71% ऑफ जीडीपी है। ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो फॉरेन एफडीआई है ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आएगी। इंश्योरेंस कंपनीज दुनिया भर में कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनके क्या टारगेट्स रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही है। तो जब फॉरेन ओनरशिप हमारे इंडियन एंटरप्राइजेस में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फायदे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन फायदा का रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया आप उसके क्लेम्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एफडीआई बढ़ा रहे हो इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में इट इज करेंटली एट 3.71% ऑफ जीडीपी। ठीक है भाई, अब ये 3.71% ऑफ जीडीपी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? देखिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी ये दो वर्ड है। दे रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन अ कंट्री। ट्रेडिशनली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। जितनी एक देश की जीडीपी है और इंश्योरेंस के प्रीमियम ने लोगों ने जितना पैसा दिया, इसको आप इंश्योरेंस प्रीमियम को न्यूमरेटर में रखिए, जीडीपी उस देश के डिनोमिनेटर में रखिए, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज टर्म्स में आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पता चल जाएगा। रेशियो निकालना है तो सीधे इंश्योरेंस प्रीमियम को जीडीपी से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज टर्म्स में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी के लिए है 3.71% ऑफ जीडीपी। तो ये तो हो गया भाई आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। ऊपर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा और नीचे उस कंट्री की पॉपुलेशन लिखी, तो ये पर कैपिटा प्रीमियम को आप बोलते हो इंश्योरेंस डेंसिटी। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन रेट होगा उतना ज्यादा ये पता चलेगा कि किस हद तक इंश्योरेंस सेक्टर उस कंट्री की इकोनॉमी में घुस चुका है, किस हद तक इंश्योरेंस सेक्टर उस कंट्री की डेवलपमेंट में काम कर रहा है। क्योंकि बात ये है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पहले करते हो तो आपको ये डर होता है कि कहीं ये फेल हो गई, तो उस डर से बचाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो जितना ज़्यादा इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल होंगी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे, और जितने ज़्यादा इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे उतने ही इनोवेशन होंगे, उतना ही तेज़ी से ग्रोथ बढ़ेगी उस कंट्री की। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो तो दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एक होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब आपके बाद आपकी फैमिली को क्या मिलेगा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत प्रकार की होती है, जैसे ऑटो इंश्योरेंस, तो गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ का इंश्योरेंस हो गया, इस प्रकार के इंश्योरेंसेज आते हैं आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया बिल्कुल कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। मुझे हेल्प कर सकते हैं आप ज्वाइन बटन दबा के। आपके लिए ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ, सिलेबस भी आपका कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ उनकी नोटिफिकेशन के लिए।
इस पर्टिकुलर न्यूज को सुप्रीम कोर्ट आस्क व्हाई एनवायरमेंटल रेगुलेटर हैज नॉट बीन सेटअप, इसको मैंने आज के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में भी डिस्कस किया। तो जो लोग करंट अफेयर्स देखते हैं बट एडिटोरियल्स नहीं देखते हैं, वो एक बार एडिटोरियल को भी देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को गवर्नमेंट से पूछा कि अब तक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटर क्यों नहीं अपॉइंट किया गया। मैं आपको बताता हूं केस क्या है। हुआ यह है कि रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से यह पूछा कि भाई आपने अब तक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं अपॉइंट की। ये अपॉइंट करने को पहले बोला है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल बोला है। लफार्ज माइनिंग केस में, ये लफार्ज माइनिंग केस का पूरा नाम है लफार्ज यूमियाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जुलाई 2011 का ये केस है और इस केस में हुआ क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला था कि आप एक नेशनल रेगुलेटर बनाइए, नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर, जो कि अप्रेस करेगा प्रोजेक्ट्स को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को इन्फोर्स करेगा जब भी वो किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रहा हो। मतलब किसी भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना हो या किसी ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो अप्रूवल देने से पहले ये जो एनवायरमेंटल रेगुलेटर है इसके अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार का एक रेगुलेटर अपॉइंट करने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है, जो कि किसी प्रोजेक्ट को लेके आ रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट करवाएगा और एक एक्सपर्ट बॉडी और इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जरूरी ये है, ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक नया एनवायरमेंटल रेगुलेटर बनाया जाए, और जब तक आप नया एनवायरमेंटल रेगुलेटर नहीं बना रहे हो तब तक you should prepare a panel of accredited institutions from which alone the project proponent should obtain the rapid environment impact assessment, and that too on the terms of reference to be formulated by MOEF। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई आप एक काम करो, आप एक नया एनवायरमेंटल रेगुलेटर बनाओ। ये एनवायरमेंटल रेगुलेटर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट करेगा और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाएगा। जब तक आपका नया रेगुलेटर नहीं बन रहा तब तक आप एक काम करो, एक पैनल बना दो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस का, फ्रॉम विच अलोन, इसी पैनल ऑफ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस से ही जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो रैपिड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का अप्रूवल ले सकता है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट चालू किया जा सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? MOEF। ये जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको सरकार ने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। रिसेंटली नहीं, 2011 में और 2014 में सरकार ने बोला कि ये तो सजेशन था आपकी तरफ से, इंप्लीमेंट करना तो हमारा काम है ना। ये बात बिल्कुल सही है। सरकार की ये आप कह सकते हो कि प्रेरोगेटिव है, सरकार के डिसीजन मेकिंग पावर में आता है कि किसी रेगुलेटर को बनाना है या नहीं बनाना है। देखिए, लॉ मेकिंग इज द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिसी मेकिंग इज द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जुडिशरी अगर रेगुलेटर बनाने को बोल रहा है तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशरी सरकार के डोमेन में इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन अब जुडिशरी यहाँ पे सही चीज के लिए इंटरफेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है। तो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ है, इलेक्शन पिटीशन कह रहा हूँ सॉरी, जो पब्लिक इंटरेस्ट प्लिया फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई जुलाई 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोल रखा है कि नेशनल एनवायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, तो अब तक क्यों नहीं बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया गया कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया पिछले 6 सालों में मिला नहीं है, तो एनवायरमेंट रेगुलेशन के फील्ड में आप कर क्या रहे हो, ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से। देखते हैं केंद्र की सरकार क्या रिस्पॉन्स करती है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में चीज काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसमें काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश दिशा बिल सेंट फॉर इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में ट्यूसडे को इन्फॉर्म किया कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हो रहा है। किस पे हो रहा है? आंध्र प्रदेश दिशा स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2020। आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेचर ने जो दिशा बिल पास किया है, ये दिशा बिल गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। इस दिशा बिल में डेथ पेनाल्टी दे रखी है रेप के लिए, गैंग रेप के लिए, और ऐसा बोला गया है कि आप ट्रायल को 21 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब भाई जनवरी 2021 में गवर्नर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के लिए इस दिशा बिल को फॉरवर्ड कर दिया। यहां पे सरकार की तरफ से देखिए क्या स्टेटमेंट आ रहा है। सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी साहब का यहां पे क्या बोलना है कि देखिए, जब भी इस प्रकार का कोई बिल गवर्नर से केंद्र सरकार के पास आता है तो केंद्र सरकार की प्रैक्टिस के हिसाब से जब भी
इस प्रकार का कोई भी बिल आता है तो जो भी मिनिस्ट्री उस सब्जेक्ट के साथ डील करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेथ पेनल्टी फॉर रेप एंड गैंग रेप की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दो मिनिस्ट्रीज तो सीधे सीधे यहाँ पे इन्वॉल्व नजर आ रही है। हो सकता है कि रेप विक्टिम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज और उन मिनिस्ट्रीज के जितने भी डिपार्टमेंट्स जिनके साथ ये बिल पर्टेन करता है, उन मिनिस्ट्रीज से, उन डिपार्टमेंट से पहले बातचीत की जाएगी, कंसल्टेशन किया जाएगा। उस कंसल्टेशन के बाद हम ये बताएंगे कि ये जो बिल पास किया गया है उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये सही है या गलत है। तो आंध्र प्रदेश दिशा स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2020 पे अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इस बिल के साथ कंसर्न है वो बातचीत कर रही हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। ये जो बिल है दिशा बिल, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई अगर किसी भी पर्सन के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी और प्रकार के चार्जेस लगे हैं तो इन्वेस्टिगेशन 7 दिन में होना चाहिए और ट्रायल 14 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। टोटल जो जजमेंट आना चाहिए क्राइम होने से फाइनल जजमेंट वो 21 दिन के अंदर आना चाहिए। अभी के लिए वो लिमिट 4 महीने की रखी गई है। फिर भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा रखी गई है अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है चिल्ड्रन के अगेंस्ट। अगर कोई वुमेन को हैरेस कर रहा है सोशल और डिजिटल मीडिया पे तो पहली कन्विक्शन, पहली बार इल्जाम लगा और उसको दोषी पाया गया तो 2 साल की सजा। एक बार गलती करके सजा काट के तुम फिर नहीं सुधरे, दूसरी बार तुमको कन्विक्ट किया गया तो 4 साल की सजा हो सकती है। ठीक है। और इस बिल ने एक और बात बोली जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी एक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इस रजिस्टर को बोला जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। आप नाम से समझ सकते हैं कि वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट जिन लोगों ने भी क्राइम किए हैं उनका नाम इस रजिस्ट्री में आएगा। इस रजिस्ट्री को पब्लिक किया जाएगा तो स्टेट के लोग और देश का कोई भी आदमी जाके पढ़ सकता है कि कौन से लोगों का नाम इस रजिस्ट्री में है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पढ़ सकती हैं। तो कल की डेट में अगर कोई भी उल्टा सीधा इंसिडेंट हुआ तो जिनका नाम इनमें पहले होगा उनको सबसे पहले उठाएगी पुलिस। फिर ये बोला इस बिल में कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स अपॉइंट किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में स्पीडी ट्रायल को इंश्योर करने के लिए। ठीक है भाई। ये जो कोर्ट्स हैं they will exclusively deal with cases of offenses against women and children including rape, acid attacks, stalking, social media harassment of women, voyeurism, sexual harassment and all cases of POCSO Act। मैं ये कहूँगा कि ये स्टेप बहुत अच्छा है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप स्पेशल कोर्ट्स बनाओ और सच में वो स्पेशल कोर्ट्स 21 दिन नहीं तो मान लो 1 महीना 2 महीने में भी अगर डिसीजन सुना दें किसी ऐसे इंस्टेंस का तो ये दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि स्पेशल पुलिस टीम्स बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनको डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम कहा जाएगा। इनको हेड करेगा डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। और गवर्नमेंट एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा स्पेशल कोर्ट्स में जब भी इस प्रकार के केसेस पे बातचीत चल रही होगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, खासकर स्टेट लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग, वुमेन प्रॉब्लम एंड द रेमेडीज में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को बनाने को अप्रूवल दे दिया है 10 मार्च 2021 को। दिस विल बी अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का काम क्या होगा? तो देखिए, हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाया जाता है सेक्शन 136B ऑफ फाइनेंस एक्ट के अंदर। इस हेल्थ और एजुकेशन सेस में जो हेल्थ का कंपोनेंट है वो डाला जाएगा इस सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंदर। तो ये जो नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड बनाया गया है ना, PMSSN, ये पब्लिक अकाउंट के अंदर काम करेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जो हेल्थ का शेयर है वो इस पर्टिकुलर फंड में आएगा। इस फंड के अंदर जो भी पैसा आएगा उसको हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, इमरजेंसी डिजास्टर्स प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्सेस इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज के लिए। इस फंड को एडमिनिस्टर और मेंटेन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इमरजेंसी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी इसमें पैसा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने की कोशिश करेगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के टारगेट्स को मीट करने के लिए कोशिश करेगा। कुछ खर्चा स्कीमों पे सरकार की इस फंड से होगा, कुछ खर्चा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, स्पेसिफिकली हेल्थ में चीज काम आएगी और जनरली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में तो काम आएगी ही आएगी। आज की फाइनल न्यूज, रशिया एंड चाइना जस्ट एग्रीड टू बिल्ड अ रिसर्च स्टेशन मून टुगेदर। रशिया
कि रॉसकॉस्मॉस ने और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एक मून आउटपोस्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कैपेबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म ऑटोनोमस ऑपरेशन की। लूनर सरफेस पे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। It will carry out multidisciplinary and multi-objective scientific research activities such as lunar exploration and utilization, lunar-based observation, basic scientific experiment, technical verification, ये प्रकार की चीजें करी जाएंगी। चाइना और रशिया दोनों मिलकर एक्सटेंसिव कोऑपरेशन करेंगे इस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन में, ठीक है ना भाई। फिर जो भी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, जो भी इंटरनेशनल पार्टनर्स इंटरेस्टेड हैं, वो भी चाहें तो एप्लीकेशन देके इस प्रोजेक्ट का भाग बन सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एक्सचेंजेस करवाए जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए एक्सप्लोरेशन करेगा ये मिशन। क्या ये सिर्फ चाइना और रशिया मिलकर कर रहे हैं? नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रकार का प्लान ऑलरेडी ऑपरेशनल है जिसको बोला जाता है नासा आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम क्या बोलता है कि मिड 2020s में यानी लगभग 2025 के दौरान से आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का एस्ट्रोनॉट्स को भेजना शुरू कर देगा मून की सरफेस पे। लंबे समय के लिए सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस को मून की सरफेस पे लेके आ पाना, ये टारगेट है आर्टेमिस का। आर्टेमिस में यूएसए और नासा अकेले नहीं काम कर रहे हैं। आर्टेमिस ने, नासा एजेंसी ने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी एमओयू साइन किए और 8 नेशंस के साथ एमओयू साइन किए जिनको बोला जाता है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ब्राजील वो नवी कंट्री होगी जो कि इन आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करेगी। रशिया और चाइना ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स साइन नहीं किए हैं। पहले तो रशिया ने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्पेस में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे बहुत एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन रहा है रशिया का यूएसए के साथ। लेकिन रॉसकॉस्मॉस चीफ दिमित्री रोजोगिन ने बोला है कि आर्टेमिस में रशिया पार्टनरशिप नहीं करेगा। चाइना चाह के भी आर्टेमिस में पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि 2011 से ना नासा और ना ही व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी पॉलिसी अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी के लिए नासा और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ये क्या बोलते हैं कि चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ आप काम नहीं कर सकते। स्पेस सेक्टर में अगर काम करना है तो आपको कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा और एंटी चाइना सेंटीमेंट देखते हुए यूएसए में कांग्रेशनल अप्रूवल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में चीज काम आएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में तो काम आएगी ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज की ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। आई होप आपको कुछ यूजफुल सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को क्रिस्प फॉर्म में जल्दी से जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश है। आई होप मैं थोड़ा जस्टिस कर पा रहा हूँ। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।